Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and in this video we are going to do another important topic from this chapter, which is the features of economic policy till 1991. Today we will be doing a very important topic from the chapter number 2 of Indian economy, and today we will be discussing the features of economic policy that was pursued under the planning till 1991. 1991 तक जो इंडिया के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी हमने परस्यू की थी, जो हमने फॉलो की थी, उसके फीचर्स क्या हैं, राइट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन कम इन योर फाइनल एग्जाम. So you need to learn all the features of economic policy till 1991 very well, right? So coming to the very first feature of the economic policy till 1991, number one was heavy reliance on public sector. 1991 तक हमारे देश में सबसे ज्यादा ध्यान कौन से सेक्टर पे दिया जाता था? पब्लिक सेक्टर पे. When I say public sector, पब्लिक सेक्टर क्या होता है? इट इज अ सेक्टर वेयर किसका कंट्रोल रहता है? देयर इज अ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, राइट? वो वाला सेक्टर जहां ज्यादा रोल ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट के ही पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, राइट? जब हम बात करते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट, राइट? प्राइवेट में तो इंडिविजुअल ओनरशिप आ जाती है, लेकिन पब्लिक के अंदर क्या है? कलेक्टिव रहती है हमारी, राइट? तो यहाँ किसका रोल आता है? कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट का. तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर. तो 1991 तक नंबर 1 पॉइंट ये बोलता है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसका नंबर 1 फीचर क्या है कि सबसे ज्यादा रिलायंस किस पे ज्यादा डिपेंड करते थे हम? पब्लिक सेक्टर पे डिपेंडेंसी थी. ओके, एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन विच इज ऑल्सो नोन एज IPR 1956. ये अलग से सेपरेटली इट कुड बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन कि IPR रेजोल्यूशन कब आया था? 1956 में. और व्हाट वाज IPR 1956? ओके, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 है उसके अकॉर्डिंगली देयर वाज 17 इंडस्ट्रीज, 17 इंडस्ट्रीज इट वाज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर. ओके, and the 12 industries were reserved for private sector. Okay, so आप देख सकते हो कि ज़्यादा इंडस्ट्री किसके पास है? पब्लिक सेक्टर के पास, राइट? और पब्लिक सेक्टर अगर रोल में रहेगा तो ऑब्जेक्टिव क्या रहता है पब्लिक सेक्टर का? सोशल वेलफेयर, राइट? जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, वो पब्लिक सेक्टर क्या है? जहाँ गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा होगा. गवर्नमेंट आएगी तो लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचेगी. सिमिलरली हियर द ऑब्जेक्टिव वाज द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी. भाई सबको इक्वली रख के एज अ होल सोसाइटी को डेवलप करना, राइट? सो दिस वाज वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ द फीचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, दैट देयर वाज अ हेवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर. सेकेंड फीचर हियर इज the regulated development of private sector. regulated मतलब जिसको हम रेगुलेट करें, जिसको हम अंडर चेक एंड बैलेंस रखें, राइट? सो जो प्राइवेट सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर क्या है? जहां इंडिविजुअल की ओनरशिप है, डिसीजन मेकिंग किसके पास है? इंडिविजुअल के पास, राइट? सो प्राइवेट सेक्टर भी था बट इट वाज अंडर द रेगुलेटेड डेवलपमेंट. भाई चेक एंड बैलेंस रखे जा रहे थे प्राइवेट सेक्टर पे कि कितनी प्राइवेट इंडस्ट्रीज होंगी, अगर होंगी तो क्या कंडीशंस होंगी प्राइवेट सेक्टर के लिए, राइट? सो अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1948, दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग. अगेन आई एम रिपीटिंग, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1948. न्यू प्राइवेट, अगर कोई भी न्यू प्राइवेट इंडस्ट्री was to be established, अगर कोई नई प्राइवेट इंडस्ट्री लगानी है या स्टार्ट करनी है या एस्टेब्लिश करनी है, देन इट कुड नॉट बी डन विदाउट लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन. मतलब एक नई प्राइवेट इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए लाइसेंस जरूरी था एंड ऑल्सो रजिस्ट्रेशन भी जरूरी थी. भाई एक न्यू इंडस्ट्री सेटअप होने वाली है. आई होप दिस इज क्लियर. एंड this point was under the Industrial Development and Regulation Act of 1948.
एंड ऑल्सो हम कैसे रेगुलेट कर पा रहे थे, कैसे हम चेक्स एंड बैलेंस रख पा रहे थे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज द MRTP एक्ट ऑफ 1969. MRTP एक्ट ऑफ 1969 जो आया, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था. और ये एक्ट क्या बोलता था? ये बोलता था कि जो भी प्राइवेट सेक्टर में एग्जिस्टिंग या एक्सपेंशन करनी है, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, कोई इंडस्ट्री लगी हुई है पहले से, अगर उसको एक्सपैंड करना है, मतलब उसको बढ़ाना है काम को, देन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता था. ओके, MRT एक्ट ऑफ 1969 पुट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपेंशन ऑन द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाता था. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई एम अ स्मॉल इंडस्ट्री ओनर, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री है मेरी, सो मेरी इन्वेस्टमेंट भी लिमिटेड रहेगी स्मॉल इंडस्ट्री के हिसाब से, और मेरी प्रोडक्शन भी स्मॉल इंडस्ट्री के हिसाब से होनी चाहिए, राइट. लेकिन अगर मुझे कल को अपनी इंडस्ट्री एक्सपैंड करनी थी, राइट, स्मॉल इंडस्ट्री को मुझे लार्ज इंडस्ट्री में चेंज करना था, तो वो ऐसे चेंज नहीं हो सकती थी. इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड and it was restricted under the MRTP Act 1969. MRTP stands for Monopolies and Restrictive Trade Practices Act. Monopoly क्या होता है भाई? एक ही जो इंडस्ट्री है, मोनो मीन्स वन का रूल हो जाए, राइट. सो दिस वॉज मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव मतलब उसको रोकना. देन T stands for ट्रेड प्रैक्टिस. ओके भाई, कोई भी एक प्राइवेट इंडस्ट्री ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, इसलिए MRT एक्ट ऑफ 1969 निकाला गया था, राइट. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग बोथ द एक्ट विच वॉज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1948 एंड ऑल्सो MRTP एक्ट ऑफ 1969, इन दोनों एक्ट को पढ़ने के बाद आपको पता चला होगा कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रेगुलेशंस थी, उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस थे. ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि अगर हम प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट ना करें तो ऑल द पावर विल बी इन द वन हैंड. प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता, एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड we came up with the several acts that we have discussed under this point in order to regulate the private sector. I hope the second point is clear. Next point is protection of small scale industry and regulation of large scale industry. पिछले वाला जो पॉइंट अभी समझाया था, दिस पॉइंट इज इंटर रिलेटेड टू दैट. ओके, ये बोल रहा है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उसकी प्रोटेक्शन की जाती थी. किस चीज से प्रोटेक्शन? कंपटीशन से. ओके, क्योंकि हम सबसे ज्यादा अपनी जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस जो हमारी इंडस्ट्री थी उस पर ज्यादा फोकस करना चाहते थे, इसलिए ताकि कंपटीशन ना उनको ज़्यादा फेस करना पड़े, इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखते थे. और जितनी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी, जो बड़ी बड़ी सेटअप्स थे, उनके लिए सेवरल रेगुलेशंस थे, सेवरल कंडीशंस थी, रिस्ट्रिक्शंस थी, राइट. जैसे कि अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें, जैसे मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया दैट देयर वाज सेवरल रेगुलेशन ऑन द प्राइवेट सेक्टर, ताकि एक ही इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, मोनोपोली ना आ जाए उसकी, राइट. सो दीज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वर रेगुलेटेड अंडर द सेवरल एक्ट्स लाइक वी हैव स्टडीड MRTP एक्ट ऑफ 1969. दिस वाज बेसिकली फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. ओके, do not get confused. Then let's talk about the small scale. Small scale industries क्या करती थी? जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको प्रोटेक्शन दी जाती थी ताकि कंपटीशन की वजह से वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डैमेज ना हो जाए. ओके, और प्रोटेक्शन कैसे दी जाती थी? जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या? ऐसे इंस्टीट्यूशन जो इन इंडस्ट्रीज को फाइनेंस, मनी इन टर्म ऑफ मनी में, फाइनेंस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस में हेल्प करेंगे. ओके, ऑल्सो और जब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्शन कैसे? कुछ एरिया बिल्कुल एक्सक्लूसिवली रिजर्व कर दिया जाता था कि भाई यहाँ इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री में अगर प्रोडक्शन होगी तो कौन करेगी? सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही प्रोड्यूस करेगी, सो दैट दीज इंडस्ट्रीज आर नॉट लेफ्ट आउट.
again when we go through your book you will find one example here कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ ताकि पैसों की कमी ना पड़े इनके लिए सेवरल बोर्ड भी बनाए गए थे। ये बोर्ड्स किस लिए बनाए गए थे? जैसे मार्केटिंग बोर्ड होता है वैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए एक बोर्ड बनाया गया जो कि इन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको ग्लोबली प्रमोट कर सके, वर्ल्ड वाइड इनके बारे में पता बताया जा सके, लोगों को अवेयरनेस जा सके कि स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हैंडलूम बोर्ड एंड सिल्क बोर्ड। Okay, handloom board and silk board was one of the example of the several boards which was set up for the small scale industries so that these industries are globally recognized. Okay, ताकि इनको भी जाना जाए, इनको भी पहचान मिले। I hope this point is clear कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसके ऊपर रेगुलेशंस थे बहुत सारे ताकि मोनोपोली एक जगह ना आ जाए, पावर एक हाथ में ना चली जाए, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनके लिए एरियाज एक्सक्लूसिवली रिजर्व किए गए थे कि ये वाली कुछ प्रोडक्ट है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी। उनके लिए काफ़ी सारे बोर्ड भी बनाए गए थे। दिस बोर्ड्स वर बेसिकली टू प्रमोट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एट ग्लोबल लेवल एंड ऑल्सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर सेट अप in order to cater their financial needs. Next point is development of heavy industries of strategic significance. Strategic significance मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी हमारी इकोनॉमी में। ओके, उन इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाएगा। अब जो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस जिनसे बहुत ज़्यादा फायदा हो इकोनॉमी में वो वाली इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? हेवी इंडस्ट्रीज। ओके, एंड इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो पावर जनरेट करेंगे वो वाली इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग गुड्स, आयरन एंड स्टील एक्सेट्रा, दीज वर द एग्जाम्पल ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। ओके, तो इन इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो बाकी सारी जगह पे पावर सप्लाई होगा तभी तो मशीन वगैरह फंक्शन करेंगी। इंजीनियरिंग गुड्स, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मशीन्स लाई जाएंगी। आयरन एंड स्टील बहुत ज़रूरी है, हेवी इंडस्ट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है हमारे इकोनॉमी में, राइट? सो इन सब इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया सो दैट अगर ये डेवलप होंगी तो इन रिलेशन टू दीज इंडस्ट्रीज सेवरल अदर इंडस्ट्रीज कुड बी डेवलप्ड। Therefore, these industries are called the strategic significance to the economy, and also these heavy industries of strategic significance were developed on the priority basis. Priority मतलब सबसे पहले इनको ही डेवलप किया गया। फर्स्ट रैंक पे अगर मैं बोलूँ कि इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है तो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर कौन सी इंडस्ट्रीज थी? हेवी इंडस्ट्रीज। ओके, तो इनको प्रायोरिटी बेसिस पे डेवलप किया गया। फिफ्थ फीचर वाज दैट देयर वाज फोकस ऑन द सेविंग्स एंड द इन्वेस्टमेंट। ओके, सेविंग्स मतलब जब हम बचाना शुरू कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट व्हेन वी स्टार्ट टू मेक एन एक्सपेंडिचर, राइट? सो जब हम बात करते हैं की डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कि दो ऐसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स क्या है जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, and these two key determinants are saving and investment. Okay, so एक छोटा सा फंडा है इकोनॉमिक्स में, if the rate of interest are higher, अगर rate of interest ज़्यादा मिलता है, okay, तो ज़्यादा सेविंग्स होगी। और अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट किस वे में होती थी? by in a way of providing subsidies and capital grant. Okay, सो आपको समझ में आया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, अगर बैंक से या इकोनॉमी में फ़ायदा क्या है? सेविंग करने में है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ज़्यादा है। लेकिन अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम इकोनॉमी में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं कि या तो हम सब्सिडी देते हैं। सब्सिडीज़ किसको? जैसे एग्रीकल्चर में दी, इंडस्ट्री में दी, ताकि लोगों को थोड़ा फ़ायदा हो सके, जो एक्चुअल मार्केट प्राइस से थोड़े कम रेट पे लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करवा सके। ओके, ऑल्सो कैपिटल ग्रांट, वेरियस स्कीम्स बनती जिनके थ्रू लोगों तक पैसा पहुंचाया जाता। ओके, सो दीज वर द टू वेज ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट। और अगर हम बात करें उस टाइम की, बिकॉज आवर इकोनॉमी वॉज बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट, सो मोर फोकस वॉज मेड ऑन द सेविंग्स
and investment so that we could achieve the path of economic growth in our economy. Sixth feature was protection from foreign capital. Protection from it is competition. Okay, फॉरेन कंपटीशन से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हम जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं अगर उसके ऊपर हैवी ड्यूटीज लगा दें, टैक्स लगा दें, तो इंपोर्ट कम हो जाएगा. अगर बाहर से सामान नहीं आएगा मार्केट में तो कंपटीशन भी खत्म, राइट. कंपटीशन खत्म तो लोग किसको ज़्यादा खरीदेंगे? जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं. देयरफॉर प्रोटेक्शन कैसे दी जाती थी फॉरेन कंपटीशन से कि हम बहुत ज़्यादा हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज लगा देते थे, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते थे, ड्यूटीज लगा देते थे इंपोर्ट के ऊपर, सो दैट आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंपटीशन. आपको ये आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट हियर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल. फॉरेन कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है किसी भी बाहर वाली इकोनॉमी में. ओके, तो फॉरेन कैपिटल मतलब बाहर से पैसा आएगा भी. सो इट कुड बी इन टू फॉर्म्स, इधर FDI और FII. ओके, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस आप अभी इतना बेसिक समझना कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इनडायरेक्ट पे अभी नहीं बात करेंगे, अभी सिर्फ आप ये समझो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ओके, जिसको हम FDI भी बोलते हैं. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जैसे आज के प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं कि यहाँ कोई कंपनी सेटअप करनी है. ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई एडिडास की यहाँ आके फैक्ट्री लगाता है, इंडस्ट्री लगाता है. एडिडास कहाँ का ब्रांड है? बाहर का है. ओके, आके यहाँ लगाई तो FDI करेगा. भाई हम फैक्ट्री लगा के दे देते हैं, सारे इक्विपमेंट्स हमारे रहेंगे, पर आप बेचोगे अपने देश में. ओके, उन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया इन फॉर्म ऑफ दैट इंडस्ट्री. आई बात समझ में? तो उस टाइम पे FDI वॉज नॉट अलाउड. ओके, इट वॉज कंट्रोल्ड अंडर एन एक्ट जिसको बोला जाता है फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. फेरा एक्ट के अंदर FDI को कंट्रोल किया जाता है ताकि कोई बाहर वाली जो फॉरेन इंडस्ट्री है या प्राइवेट कंपनी है हमारे देश में आके ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए. ओके, एंड उस टाइम पे हम लोन्स ज़्यादा प्रेफर करते थे देन FDI. आज के टाइम पे क्या है? आके शेयर में इन्वेस्ट कर दिया कि अगर मैंने इंडस्ट्री लगाई है तो मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी उसकी, ठीक है. लेकिन हम FDI को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते थे. लोन हम कहते थे भाई उधार दे दो, विद टाइम हम अपना जो लोन है वो वापस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, कैपिटल हमारी हेल्प कर दो. तो हम फॉरेन से हेल्प लेते थे, फॉरेन नेशन से, अगर किसी से देश से हेल्प लेते थे, वी यूज टू टेक हेल्प इन फॉर्म ऑफ लोन. ओके, इसीलिए मैंने लोन की साइड ग्रेटर साइड यूज़ किया है, साइन यूज़ किया है कि लोन्स के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस थी रादर देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. और ये ऐसा क्यों था? अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है ओके इकोनॉमी में तो डोमेस्टिक मार्केट में फॉरेन कंट्रोल आ जाता है, फॉरेन हैंड्स में चला जाता है कंट्रोल, कि अगर यहाँ कोई इंडस्ट्री लगी है, पैसा फॉरेनर्स ने लगाया है फॉरेन इकोनॉमी से, तो इंडस्ट्री तो उन्हीं की है ना, तो कंट्रोल किसके पास जाएगा? उन्हीं के पास जाएगा, फॉरेन हैंड्स में. देयरफॉर टू मिनिमाइज द फॉरेन कंट्रोल ओवर द डोमेस्टिक मार्केट, these FDIs were controlled under the FERA Act, Foreign Exchange Regulation Act. I hope the 7th point is clear. Next feature was that focus along with the saving and investment was made on the import substitution. So ये भी बहुत important question है कि till 1991 which policy we were basically following in order to protect from the foreign competition. So it is the import substitution. बाहर से हम चीज़ें नहीं मंगवा देते थे, heavy taxes लगा देते थे, अभी बताया ना. तो बेसिकली import substitution के पीछे बेसिक आइडिया क्या था? The idea was to save foreign exchange. अगर बाहर से कुछ चीज़ें मंगवाते हैं तो ऑब्वियसली एक्सचेंज के लिए पैसे तो देना पड़ता है ना. सो सेव फॉरेन एक्सचेंज एंड ऑल्सो बिकम सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर बनना एज अ नेशन, एज अ इकोनॉमी वी शुड बी सेल्फ सफिशिएंट इनफ. ओके, therefore the focus was made on the import substitution. And lastly we had the centralized planning. Centralized planning मतलब सेंटर पे अगर प्लानिंग हुई
तो स्टेट पे भी सेम एज इट इज़ हमारी एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एक 5 ईयर प्लान बनाया और वो सिर्फ सेंटर पे एप्लीकेबल होगा। इट इज़ एप्लीकेबल बोथ एट सेंटर एज वेल एज द स्टेट। ओके, तो इससे पता चलता है द प्लानिंग डिड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। भाई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि सेंटर पे प्लानिंग की ऑब्जेक्टिव्स जो गोल्स थे वो यहाँ अप्लाई किए गए और सेंटर पे नहीं अप्लाई किए गए। ओके, सो प्लानिंग एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो द प्लानिंग वॉज बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, तो एक साथ मिलके कॉम्प्लीमेंट करती थी सब चीज़ें। देयरफॉर देयर वाज सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, भी सेंटर पे जो हमने प्लान कर लिया इट वाज टू बी एप्लीकेबल एट डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। Okay then, that's it for today's video guys. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh, and if you find this video helpful then do not hesitate to press in the thumbs up icon, and also guys like, share and subscribe and help us grow each day. Thank you for watching.